हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे जो है सेट थ्योरी या फिर फंक्शन 1 1 2 और इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा है एलिमेंट्री पार्ट ऑफ दी मैथमेटिक्स। ओके, और ये जो है डेफिनीसन आपको एक स्टैंडर्ड बुक से मिलेगी, जैसे सॉम सीरीज हो गई हमारी, या फिर पीके जैन हो गई जो कि आपकी फंक्शनल एनालिसिस के लिए होती है, और टोपोलॉजी की जो सारी बुकें होती हैं जैसे जेम्स की। तो इन सारे डेफिनीसन मतलब बुक से हमने इस डेफिनीसन को जो है कलेक्ट किया हुआ है। और तो ये डेफिनीसन आपको जो है प्रत्येक जगह आप इसके यूज कर सकते हैं। मतलब आप कहीं भी, चाहे आप जिस भी स्टेट में हो या फिर सेंटर में हो, आप वहाँ पे इसको बता सकते हैं। और ये जो होगा ये आपको सबसे करेक्ट जो है डेफिनीसन इसकी मिलेगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारे जो है डेफिनीसन के बारे में मालूम हो जाए। जैसे कि ये सेट, ये पहला डेफिनीसन है, हमारा पॉइंट है कि व्हाट इज़ अ सेट। ख़ास बात ये होती है कि लोग ग्रेजुएशन भी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें सेट या फिर फंक्शन को जो है क्लैरिटी नहीं रहती कि इसकी डेफिनीसन एक्चुअल में होती क्या है, और बस उन्हें पूछने पर वो कुछ मतलब आ करते हैं, नहीं भी बंद हो जाते हैं कुछ बच्चों का। और कुछ बच्चों तो जो है पूरे उनको डेफिनीसन मालूम रहती है, वो भी करेक्ट वाली डेफिनीसन। तो ये था इससे पहले जानकारी के लिए कि हम लोग क्या सीखेंगे। तो ये वही चीज़ है, आप लोग लास्ट तक देखेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। और ये हमने इसका नाम दिया है एलिमेंट्री जो है पार्ट, क्योंकि जो है इस चीज़ को क्लियर हुए बिना हम आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। जब तक ये हमारा जैसे फंक्शन अभी पूछने पर ऑन टू क्या होता है, पूछने पर डेफिनीसन कुछ दूसरी डेफिनीसन वो लोग बताते हैं। तो आप लोग करेक्ट डेफिनीसन बताइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उस कॉन्सेप्ट क्लियर की वजह से आपको थ्योरम या फिर क्लोरी या फिर लेमा जो है आपको समझ में आने लगेंगे। तो हम पहले डेफिनीसन देखते हैं। हमारी पहले डेफिनीसन है कि सेट क्या होता है। तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, इससे व्हाट इज अ सेट। तो हम सेट को डिफाइन करते हैं। हमारा सेट होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। मतलब हमारा जो सेट होता है वह कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं जो कि कुछ अपने डिफिनीसन को वो लोग कंटेंट करते हैं, जैसे वेल डिफाइंड हुआ, डिस्टेंस हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। इन तीनों का अपना अपना महत्व है। वेल डिफाइंड का मतलब हम जहाँ तो समझते हैं क्या इसका महत्व है। पहला पॉइंट है हमारा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो हमारा उसका एलिमेंट है, मेंबर है या फिर ऑब्जेक्ट है, उसके जो है उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसके इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन में। उस मेंबर ऑफ द एलिमेंट सेट के हमें कोई उसके इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम जैसे मतलब हम डायरेक्टली उसे समझ सकें कि हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा हुआ वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट मतलब आप जानते हैं कि अलग अलग, मतलब उसमें जो हमारा समावेश है एलिमेंट का वो अलग अलग होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेंबर ऑफ द एलिमेंट जो है हमारा, मेंबर ऑफ द सेट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। तो हमसे कोई सेट पूछेगा तो हम डेफिनेशन क्या बताएंगे, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। जहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है कि दैट मीन्स देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ द सेट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की है कि मान लीजिए हमारा कोई सेट ए है, ठीक, जो कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है। अभी आपको ही बताना है कि इसमें कौन सेट होगा कौन नहीं होगा। जैसे हमारा पहला है कि कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। दूसरा हमारा सेट है
कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो इसमें बताइएगा कि आप कौन सा सेट होगा। अभी हमने डिफिनीशन ऊपर देखी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन्स जहाँ पे हमें एलिमेंट के या फिर मेंबर का उसके इंक्लूजन एक्सक्लूजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम डायरेक्टली समझ सकें। तो यहाँ पे समझिए कि कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, हमने बोल दिया कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है। तो इसमें बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, मतलब इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम किसका ले रहे हैं। बॉयज़ का ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ है, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है, या फिर गर्ल्स है। हमने डायरेक्टली बोला कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। ये जो है हमारा सेट नहीं बनाएगा क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है इसके इंक्लूजन में। और इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो आप जानते हैं वॉवेल्स आपके 5 टाइप के ही होते हैं। तो आप कहीं भी बोलें ई समझेंगे या फिर आई समझेंगे और डायरेक्टली आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ इस सेट का वो बिलोंग करता है। दूसरा जो है, दूसरा हमने एक सेट दिया हुआ है। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए बी इज द सेट ऑफ एक्स, बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज अ इंटीजर। ओके, एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है और एक्स हमारा इंटीजर। तो वी इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल इंटीजर विच ग्रेटर देन टू 0। ये आपका सेट बनाया क्यों, क्योंकि इसके हमें जानते हैं कि जितने भी इसमें एलिमेंट है वो सारे इंटीजर हैं। अभी कैसे इंटीजर हैं, चूँकि ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इस तरह हमारे सेट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। हमने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन भी दिया हुआ है कि हेयर ए इज नॉट अ सेट। इस एग्जाम्पल के लिए हमारे ए इज नॉट अ सेट बिकॉज देयर मे बी अ कन्फ्यूजन रिकॉर्डिंग ए पर्टिकुलर प्ले एज ओपिनियन में बैरी, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर प्ले के लिए ओपिनियन हमारा बैरी हो सकता है। देयर इज मे बी कन्फ्यूजन रिकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर प्ले एज ओपिनियन में बी बैरी, मतलब हमारा फर्स्ट 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर जो हैं उसमें ओपिनियन हमारा बैरी होने का मतलब बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो सकता है। दूसरे में कलेक्शन ऑफ 5 वॉवेल्स, इसमें बिकॉज देयर इज नो कन्फ्यूजन रिकॉर्डेड इन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन सो वी इज अ सेट। ओके, मतलब अब आपको सेट में कोई डिफिनेशन कोई भी नहीं। और अभी अगर किसी बच्चे से पूछो तो फिर सेट पूछने पर लोग कहेंगे कलेक्शन ऑफ दिस सेट। ये गलत है बिल्कुल। कलेक्शन ऑफ दिस सेट नहीं है, इसके साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ और इसकी प्रॉपर्टियाँ देखते हैं हम कि क्या कह रहे हैं कि एंड ऑब्जेक्ट मीन्स इट्स एलिमेंट और मेंबर। ओके, एंड बी विल बी डिनोटेड बाई लोअर लेटर ए बी एक्स वाई। सेट के एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं लोअर लेटर से। एंड द निगेशन ऑफ पी बिलोंगिंग टू ए इज रिटर्न एज निगेशन। जैसे मान लीजिए हमारा जो सेट है हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था इसका, तो एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये बिलोंगिंग का मतलब होता है कि पी इस सेट का एलिमेंट है। जब इसका हमने निगेशन ले लिया मतलब उसका नॉट ले लीजिए, नॉट गेट आप लोग पढ़े होंगे, तो उसका हमने मतलब इसका मतलब हुआ कि पी हमारा इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है। मतलब किसी का निगेशन, जैसे अभी आपको निगेशन मान लीजिए हमें लेना पड़े कि इस सिंबल का, तो इस सिंबल का निगेशन ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि P डज नॉट बिलोंगिंग टू A, बट इसका निगेशन क्या हो जाएगा, P बिलोंगिंग टू A। और इसको जो है हम इस ब्रेकेट द्वारा कर्ली ब्रैकेट द्वारा डिनोट करते हैं एंड इसके एलिमेंट को हम कामा द्वारा जो है सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बातें रही सेट पर। और सेट को अब आपको कहीं भी मिलेगा नाम इसका सेट, तो तुरंत समझिएगा ये हमारा एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो कि किसी रूल या फिर जो है किस डिफाइंड है, लेकिन हमें उसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नहीं है रिगार्डिंग उसके। तो उस कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। ओके, हम दूसरी डिफिनीशन देखते हैं।
कि ये हमारी दूसरी डिफिनीशन है। इसके बाद हम लोग जानते हैं, जब हमने सेट की बात कर ही ली है तो उसके पूरे हम जो है उसका हिस्ट्री निकाल देते हैं कि उसकी हिस्ट्री, जैसे मतलब सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट क्या है, इसकी पूरी बात, पूरे चीज़ की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा सबसेट है, आप लोग सबसेट बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे, सबसेट क्या होता है। तो सबसेट होता है, मान लीजिए कोई हमारा सेट है, ओके, बी। हमने यहाँ पे क्या डिफिनेशन दी हुई है कि इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए देन एक्स बिलोंगिंग टू वी। इफ़ सभी ए एक्स मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, देन बी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ द बी। ओके, तो हम कहते हैं कि हमारा ए जो है वह सबसेट ऑफ दी वी है एंड बी डिनोटेड बाय द दिस सिंबल। इस सिंबल का मतलब हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है ए सबसेट है बी का। और तो सबसेट मतलब हुआ कि हमारा उसका जो है सारा एलिमेंट रख रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें उतने ही एलिमेंट हों, उससे ज़्यादा भी एलिमेंट इसमें हो सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमारा मान लीजिए नेचुरल नंबर जो है ये काउंटेंट कर रहा है इंटीजर में, इंटीजर हमारा काउंटेंट कर रहा है रेशनल नंबर में, और रेशनल नंबर हमारा काउंटेंट कर रहा है रियल नंबर में। तो आप लोग देखिए कि रियल नंबर इतने चीज़ का कलेक्शन होता है। ये इसके रियल नंबर की डिफिनीशन भी होती है। ये जब आप इसे सर्च करेंगे गूगल पे या फिर क्रोम पे, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो इसकी यही पाएंगे कि आर इज द कलेक्शन ऑफ दी नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह हम सबसेट बनाते हैं। और यहीं पे जो है हमारा बी कहलाता है सुपरसेट। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ दी बी बट बी इज कॉल्ड दी सुपरसेट ऑफ दी ए। सेकेंड थिंग हमारा होता है प्रॉपर सबसेट। तो हमें जो है प्रॉपर सबसेट देखना है। प्रॉपर सबसेट समझिए कि कोई सबसेट है बी का, ठीक, ए हमारा सबसेट है बी का, एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू वी, कोई एलिमेंट है बी में बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। मतलब यहाँ पे देखिए हमारा बी में एलिमेंट है लेकिन ए में एलिमेंट नहीं है यहाँ से। इसका भी हमने बताया सिंबल क्या होता है, नॉट बिलोंगिंग टू ए। देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दी वी। देन हम क्या कहेंगे कि ए जो है हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ दी वी का, एंड बी डिनोटेड बाय दिस सिंबल या फिर दिस सिंबल। ओके, तो ये हमारा कहलाता जो है प्रॉपर सबसेट। उसके बाद हम जो है आते हैं पावर सेट पर। आपको साथ प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया। मतलब हमने कहा ना कि उसमें अधिक एलिमेंट होते हैं उस सबसेट से, तो हम उसको ए जो होता है हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाता है वी का। और नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डिफिनीशन व्हिच इज अ पावर सेट। हमारा पावर सेट है, तो आप लोग पावर सेट जानते हैं क्या होता है। पावर सेट होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द ए। मान लीजिए हमारे कोई सेट है, ठीक, यहाँ पे कैपिटल ए होगा, या फिर सॉरी सेट मतलब कोई जूम, मान लीजिए ए हमारा कोई सेट है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसका कलेक्शन ऑफ द सबसेट, मतलब इसके कलेक्शन क्या होते हैं, 2 की पावर 4 होते हैं। मतलब ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसके 16 जो है सबसेट बनेंगे। ओके, तो पावर सेट क्या होगा हमारा, ए कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ ए इज डिफाइन एज दी पावर सेट। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ये आपको अक्सर मिलते हैं और बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। प्लेन की देखिए, जो हम R2 लेते हैं तो हमारा प्लेन बनता है, R3 लेते हैं तो हमारा जो है 3 डायमेंशनल बनता है, और R लेते हैं तो हमारा लाइन बनता है। ये आपको समझने वाली बात है। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसके लिए हमें आप जो है हमेशा 2 एलिमेंट तो एटलीस्ट 2 सेट तो होंगे ही। 2 से अधिक हो सकते हैं कई सारे, लेकिन एटलीस्ट 2 सेट हमें रिक्वायरमेंट होगी। सेम हो तब भी उनका डबल करेंगे, या फिर डिफरेंट हो तब भी हम 2 सेट तो एटलीस्ट होंगे ही हमारे पास।
तो व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इसको याद रख लीजिएगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो दो सेट का ऑर्डर्ड पेयर होता है, विच विद ए बी इन बी, दैट इज ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस बोलते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर ए इन ए एंड बी इन बी। तो आपसे कोई पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आप क्या बोलेंगे? यही कि इफ़ ए एंड बी वी हैव अ टू सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ए एंड बी विद, जहाँ पे ए जो है पहला सेट का हो एलिमेंट होगा, बी हमारे दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। तो इसको जो है हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने सेट देखा, सबसेट देखा, पावर सेट देखा, प्रॉपर सबसेट देखा, सुपर सेट देखा, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये सबसे बेहतरीन टॉपिक आ गया, फंक्शन, जो कि सबको प्रॉब्लम होती है अक्सर, लेकिन जब तक उसकी कब तक होती है, जब तक कि उसकी जो है करेक्ट डिफिनीसन नहीं मिलती है, तब तक जो है प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम करेक्ट डिफिनीसन पा जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि हमें तब बातें जो है समझ में आने लगती हैं कि क्या इसका मीनिंग हो रहा है। ओके, इसीलिए आपको जो है टेक्स्ट बुक देखते होंगे तो उसमें एलिमेंट्री पार्ट दिया जाता है, लेकिन उससे जो है अक्सर लोग देखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसकी जो है कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें इसको पढ़ने से हमें अगला टॉपिक जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपना, क्योंकि बातें करेंगे तो बातें बहुत लंबी हो जाएगी। तो फंक्शन क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन आप यहाँ पे पूरा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि हमारा इसके लिए ये भी एटलीस्ट दो सेट तो ये होंगे ही होंगे इसमें। तो लेट ए एंड बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन फंक्शन, जो फंक्शन होता है फ्रॉम ए टू वी इज ए रूल, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू वी इज ए रूल विच असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी एंड डिनोटेड बाई दिस सिंबल। ओके, एफ, इसको पढ़ते हैं एफ ए टू वी। हमारा फंक्शन जो है ए से वी में है, और दिस सिंबल, इस सिंबल का मीनिंग जो है आप जब हायर में पहुंचते हैं तब यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे तब तक आपके अंदर एबिलिटी हो जाती है कि आप समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस आप सिंबल देखेंगे तुरंत आपके माइंड में ये सेटअप बन जाता है। ठीक है, तो फंक्शन में डिफिनेशन क्या दी कि फंक्शन फ्रॉम ए टू वी इज ए रूल विच असाइन एवरी एलिमेंट, इस पर ध्यान दीजिए, एवरी एलिमेंट किसका, ए का, टू ए, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट हमारा मैप होना चाहिए इसके यूनिक एलिमेंट पर, तभी जो है वह हमारा फंक्शन होता है। अगर इसके एक भी एलिमेंट का मैप नहीं हो रहा तो फंक्शन नहीं होगा। ओके, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए ए हमारा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, बी हमारा कलेक्शन ऑफ इवन नंबर है। हमारा ए जो है नेचुरल नंबर है, बी हमारा इवन नंबर है, then there is a mapping f from a to v defined by this symbol, fx is equal to 2x, then this is a function because हमारा जो है डोमेन का जितना, मतलब अभी आप डोमेन भी, ये जो होता है हमारा डोमेन कहलाता है, ये हमारा जो है कोडोमेन कहलाता है, या फिर इसे रेंज भी बोलते हैं। चाहे तो आप इसको लिख लीजिएगा कहीं, जिससे आपको 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। हमने क्या कहा कि हमारा जो है नेचुरल नंबर की प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग इस पे हो रही है, देख पाएंगे। जैसे हम x=1 लो, इसको मैप करेगा 2 पे, 2 लो 4 पे मैप करेगा, 3 लो 6 पे मैप करेगा, 4 लो 8 पे, 5 लो 10 पर, इस तरह 100 ले लो, इसको 200 पे मैप कर देगा ये। तो मतलब इसकी प्रत्येक एलिमेंट का मैपिंग इसमें हो रही है, इसीलिए हमारा f जो है फंक्शन हुआ। तो एग्जाम्पल शायद समझ में आ गया, नहीं आए होंगे तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा बताएंगे। और जैसे फिर यहाँ पे जो हम बोलते हैं इसको कुछ टर्म दिए जाते हैं, नाम दे दिए जाते हैं इसको, जैसे ए इन ए, देन
द एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट ए। इसको पढ़ते हैं, एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ एट ए और द इमेज ऑफ एफ अंडर एफ। ओके, दूसरा जो है द डोमेन ऑफ एफ इज ए। यहाँ पे जो ए है वह कहलाता है द डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड द को डोमेन ऑफ एफ इज वी होता है हमारा। ओके, मतलब हमने क्या सीखा, हमने कोडोमेन डोमेन सीखा और कोडोमेन सीखा। दूसरी बातें जो है हम सीखेंगे कि टू ईच फंक्शन एफ ए टू वी देयर करस्पॉन्ड द रिलेशन इन ए क्रॉस बी। मतलब जो है टू ईच फंक्शन एफ के लिए, मतलब प्रत्येक फंक्शन एफ के लिए जो कि डिफाइंड है हमारा कहाँ से, ए से बी में, देयर करस्पॉन्ड, इसके अनुसार जो है द रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज गिवन बाई ए कॉमा एफ ऑफ ए वेयर ए इन ए। मतलब जो है ये एक हमारा जो है रिलेशन को डेवलप कर रहा है, कौन, फंक्शन डेवलप करता है, और ये कैसा हो जाता है, ए क्रॉस वी हो जाता है। ठीक, जिसको हमने इस सिंबल से डिनोट करते हैं। हमारा रिलेशन जो डिफाइन होता है फंक्शन का ए क्रॉस बी पे, ये रिलेशन बनाता है ए क्रॉस वी का, और ये डिनोट किया जाता है फर्स्ट एलिमेंट देन इट्स इमेज एंड बी कॉल्ड दिस सेट इज अ ग्राफ ऑफ एफ। और जो है इस सेट को हम क्या कहते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ग्राफ अक्सर पूछ लेते हैं, ग्राफ व्हाट इज अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा कि इफ़ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू वी देन देयर करस्पॉन्ड द रिलेशन इन ए क्रॉस वी एंड इज गिवन बाय द ए कॉमा एफ ऑफ ए। सो दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह हमने फंक्शन देखा, उसका डिफिनीशन देखा और उसके कुछ जो है टर्मिनोलॉजी को देखा जो कि उसको गिवन है। हम लोग आगे देखते हैं क्या है। इसके हम लोग अब यहाँ देखेंगे कि हमने फंक्शन देखा, उसकी डिफिनीशन भी देख ली, उसकी एग्जांपल भी देख लिया कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। नाउ वी आर लर्न टू व्हाट इज अ इक्वल फंक्शन। मतलब हम लोग सीखेंगे कि इक्वल फंक्शन क्या होता है। तो इक्वल फंक्शन के लिए समझिए कि हम एलिमेंट की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं फंक्शन की बातें। तो फंक्शन की बातें अगर हम कर रहे हैं तो मतलब अगर हमें किसी, मान लीजिए कोई पॉइंट उठाते हैं और उस पॉइंट का अगर मैपिंग हम कर रहे हैं दो फंक्शन पे, ठीक, तो उसका दोनों फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, तो हमारे और इस तरह जो है पूरे सेट के एलिमेंट के लिए हो रहा है। ठीक, पूरे सेट के एलिमेंट के लिए हो रहा है, तो दोनों फंक्शन हमारे क्या होंगे, इक्वल फंक्शन होंगे। जैसे टू फंक्शन हमने डिफाइन किया है। पहला फंक्शन हमारा एफ ए टू वी में है, जी है हमारा ए टू वी में, मतलब इसके पास हमारे पास सेम डोमेन है और फंक्शन हमारा डिफरेंट है। तो आर ए डिफाइन टू वी आर इक्वल रिटर्न एज एफ इक्वल टू जी इफ़ ओनली इफ़, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल एक्स इन ए। यहाँ पे देखिए कि हमने फॉर ऑल का डिफिनीशन दिया हुआ है, ना कि देयर एग्जिस्ट का हमने डिफिनीशन दिया हुआ है। तो जो हमारा फॉर ऑल हो जाता है तो मतलब उस सेट के लिए हम उस सेट के कोई भी कहीं से उठा सकते हैं, बीच से, किनारे से, आगे से, पीछे से, कहीं भी एलिमेंट आप लीजिएगा तो उसके दोनों फंक्शनों का जो है वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो इस तरह जो हमारा फंक्शन डिफाइन होता है इस सेट पे, उसको हम बोलते हैं सेम मतलब इक्वल फंक्शन। या फिर इसको ग्राफ की भाषा में बोलें तो जो हमारा रिलेशन डिफाइंड हुआ है ए क्रॉस वी में, वह फर्स्ट एलिमेंट देन इस इमेज इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट देन आल्सो हेयर इज अ इमेज। मतलब हमारा दोनों फंक्शनों की जो है इमेज इक्वल हो रही है, यानी ग्राफ हमारा इक्वल है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। हमारा यहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन, और दूसरी बात हमारी जो रेंज होती है उसी के अनुसार उसको इसके रेंज हमारी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कोडोमेन।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी रेंज होती है हम उसी के अनुसार उसका नाम दे देते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे रेंज रियल है तो हम इसे कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब फंक्शन हमारा कहाँ से डिफाइन हुआ, आर टू आर में डिफाइन हुआ विद द फंक्शन देन द फंक्शन व्हिच असाइन। आप देखिए यहाँ पे भी वही डिफिनेशन जो कि अभी हमने पढ़ा, व्हिच असाइन टू ईच रियल नंबर इट्स स्क्वायर। मतलब हमारा जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वह इसकी वैल्यू को स्क्वायर रूप में मतलब इंक्रीज कर रहा है हमारा। अभी फॉर्म कैसी है, फॉर्म है एक्स स्क्वायर की। दैट इज यानी कि फॉर ईच एक्स इन आर एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर एंड हेयर एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारा जो एफ है इसे रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों कह रहे हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने रियल क्यों बोला। इसीलिए बोला क्योंकि हमारा जो रेंज है वह रियल है। अभी यहाँ पे नेचुरल नंबर हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर फंक्शन, नेचुरल नंबर वैल्यूड फंक्शन। तो इसका ग्राफ क्या डिनोट करेंगे हम लोग, ग्राफ इस तरह लिख सकते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट देन इट्स इमेज। तो यहाँ पे एक्स से लिया एलिमेंट कोई, उसकी इमेज एक्स स्क्वायर पर डेवलप हो रही है, तो ये हमारा ग्राफ बना। उसके बाद यहाँ पे हमने रेंज देखने की प्रयास की तो हमको क्या मिलेगा, आर मिलेगी। द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर दैट इज एफ ऑफ रेंज इक्वल टू एक्स इन एक्स इन आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हमारा जो भी इस पर मैप होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा तो जो है हमारी रेंज हो जाएगी वह पॉजिटिव बनेगी। और यहाँ पे जैसे देखिए कि हमने एक्स की हमारे डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे ग्राफ इस तरह बन रहा है पॉजिटिव एक्सिस में, क्योंकि ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पे है तो जानते हैं कैसा वाई एक्सिस पे होगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आएगा तो वाई एक्सिस पे होगा, तो ये जो है इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। तो ये हमने इक्वल फंक्शन की डिफिनेशन देखी। नाउ वी मूव टू टाइप ऑफ इट्स फंक्शन। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए फंक्शन एफ है, ए टू बी है, ठीक, कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। यह फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन कब कहलाता है, आप देखिए, मान लीजिए हमको सेट दिया गया है और बोला जा रहा है कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये इस तरह होगा कि देयर एग्जिस्ट अ बी नॉट इन रेंज, देयर एग्जिस्ट अ बी नॉट इन रेंज एंड सच दैट एफ ऑफ इज इक्वल टू बी नॉट फॉर ऑल ए इन ए। यहाँ पे देखिए फॉर ऑल का सिंबल है, मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट को मैप कर रहा बी नॉट पर। हैंस द रेंज ऑफ एफ ऑफ ए ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन एफ इज अ सिंगलेटन सेट। इस तरह हमको जो मिलती है रेंज किसी कांस्टेंट फंक्शन की वह मिलती है बी नॉट। ओके, तो हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन को भी सीखा, जो कि कुछ अक्सर लमसम मिलते रहते हैं फंक्शन, तो आप हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट में मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप की। तो जनरली हम फंक्शन को 3 टाइप से डिनोट करते हैं, 1 1 ऑन 2, ये बाइजेक्टिव फंक्शन, और तो कई टाइप हो जाएंगे, मिनी 1, मिनी इनटू ऑन 2, ये सब होते रहते हैं। लेकिन जनरली हम जो है मेनली 3 टाइप से डिनोट करते हैं। तो पहला हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन। यही हमने बात कर रहा था कि ये 1 1 तो सबको मालूम है 1 1, लेकिन अक्सर उसकी डिफिनीसन नहीं जानते हैं, उसकी ज्योमेट्री को नहीं जानते हैं। तो जब तक आप इसकी मतलब इस पर जो है आपके माइंड में सेटअप नहीं होगा, इसका इमेज नहीं बनेगा, तब तक आप इसकी मीनिंग समझ नहीं पाएंगे, क्या ये लिखा क्यों जाता है और ये इसका क्या मतलब है। मेन बात यही है, क्योंकि यही आपका पॉइंट है जिससे आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या, इसके हम डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि फंक्शन है ऑफ ए टू वी इज सेड टू बी a 1 1 और दिस फॉर्म इफ़ डिस्टेंस एलिमेंट इन ए, मतलब एक्स के जो भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं हैव अ डिस्टेंस इमेजेस, दैट इज इमेजेस हमने बात की एफ ऑफ a1 इक्वल टू एफ ऑफ a2, दिस इम्प्लाई करे a1 इक्वल टू a2, मतलब ये हमारे सेम एलिमेंट
होंगे जब इसकी इमेज इक्वल हो और इस सेम एलिमेंट को मैप करते हैं तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन जो है 1 1 है। ठीक, ये हमारी रियल डिफिनीसन है और एक्चुअल में ये डिफिनीसन ही होती है, लेकिन मालूम न होने की वजह से जो है हम लोग जो है दूसरी डिफिनीसन दे देते हैं और उसी के आधार पर हम समझते भी हैं तो वो हमारा आगे चल के रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग फंक्शन क्या डिफिनीसन क्या देंगे इसकी 1 1 की। ए फंक्शन एफ ए टू वी इज सेड टू बी आ 1 1 इफ distance element in A have a distance images, that is f of a1 is equal to f of a2 for all a1 is equal to a2. Okay, now we talking about two onto function. So मान लीजिए हमारे पास f एक फंक्शन है a to b में और then f is said to be onto if for all बी इन बी। हम यहाँ पे देखिए फॉर ऑल किसके ले रहे हैं, कोडोमेन की, रेंज की। फॉर ऑल बी इन बी हैज अ प्री इमेज, फॉर ऑल बी इन बी हैज अ प्री इमेज इन ए, दैट इज फॉर ऑल बी इन बी दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए इन ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन एफ इज कॉल्ड टू बी ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ये बात समझ में आपको ऑन टू क्या होता है, मतलब फॉर ऑल बी इन बी हैज ए प्री इमेज इन ए देन एफ इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम उसको ऑन टू नहीं बोलेंगे, मतलब कि हमारे बी के जो है रेंज के सारे एलिमेंट की अगर इमेज नहीं बन पा रही है तो उसको हम ऑन टू नहीं कहते हैं। तो शायद आपको ये दोनों डिफिनेशन समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो आप लोग रिवाइंड करिएगा, फिर से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हम लोग देखते हैं क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अक्सर बाइजेक्टिव बोला जाता है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये बाइजेक्टिव हम लोग उस टर्म पर यूज़ करते हैं जो हमको इन्वर्स एग्जिस्ट कराना रहता है। ठीक, जब हमको इन्वर्स एग्जिस्ट करना रहता है तो हम जो है बात करते हैं बाइजेक्टिव की। मतलब कि इफ़ एफ इज दी बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब कोई फंक्शन है जो कि हमारा 1 1 और ऑन टू है। अभी हमने इसकी डिफिनेशन देखी 1 1 ऑन टू की। इफ़ एफ इज अ फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू देन एफ इज सेड टू बी आ के देन एफ इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन अगर हमारा 1 1 ऑन टू हो जाए तो वह बाइजेक्टिव कहलाता है, और अगर बाइजेक्टिव हो जाता है तो वहाँ पे इन्वर्स फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर जाता है। इस बात का सेटअप रखिएगा माइंड में कि जब हमारा बाइजेक्टिव एग्जिस्ट करेगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं होगी। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन, और इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इफ़ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। हमने डेफिनेशन उसकी दी अगेन, समझ में आई बातें। अभी हमने इसको बताया, फिर ही इसकी डेफिनेशन आ रही है, तो मतलब आपको इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। तो इफ़ एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू देन एफ इनवर्स इज ए फंक्शन, एफ इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम बी ऑन टू ए एंड इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन। एफ इनवर्स इज ए फंक्शन from B onto A and is called the inverse function। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं इन्वर्स फंक्शन की। और कोई पूछे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है टीचर कि इन्वर्स फंक्शन का एग्जिस्टेंस क्या है, क्या पूछेगा कि इन्वर्स फंक्शन का जो है एग्जिस्टेंस क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि ए फंक्शन इज सेड टू बी आ इन्वर्स फंक्शन, सॉरी आप ऐसा बताएंगे कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट इफ़ और फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। शायद आपको क्लियर हो गई होगी अब ये सब बातें, और नहीं होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिए, क्लियर होता जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन को। हमारा फंक्शन है, ठीक,
फंक्शन आप लोग जानते हैं कि सबसेट होता है रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट जिस पे डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है। मतलब एफ इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ एफ इज डिफाइंड एज दी एफ ए टू ए। It's called the identity function on A and it denoted by IA and it defined by I of A equal to A for all A in A। तो अगर वो कोई एलिमेंट को हम जिसको ले रहे हैं वो सेम एलिमेंट पर मैप कर रहा है और उस सेट के सारे एलिमेंट को जो है मैप कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट ऑफ दी फंक्शन, मतलब कंपोजिशन फंक्शन देखेंगे हम लोग। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जो कि आप लोगों नाम सुना होगा, गॉफ, फॉग। ओके, ये वही है कंपोजिशन ऑफ दी फंक्शन जिससे हमने नाम मतलब पढ़ते हैं। इसके रियल जो टर्मिनोलॉजी है या फिर नोमेनक्लेचर है, जो लेट हमारा एफ मान लीजिए फंक्शन है ए टू बी में एंड जी हमारा फंक्शन है बी टू सी में। मतलब हमारे पास कितने सेट हैं, 3 सेट हैं, और जिसका जो है रेंज इसका बना रहा है डोमेन। मतलब एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी एंड इफ़ रेंज, इसकी हमने कंडीशन देखी यहाँ से ही आई कि इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू या फिर सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी। इफ रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी and is equal to V, then the composite GOF is the function from A to C. Then the composite GOF is the function from A to C and defined by GOF of x is equal to this G of f of x. ओके, तो इस तरह हमारा जो है ये कंपोजिट ऑफ द फंक्शन बना। इसके लिए बस इतनी आप कंडीशन ध्यान रखिए कि रेंज ऑफ एफ इट विल बी अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी एंड इज इक्वल दी विच वेयर गिवन दी सेट। यहाँ पे हमने बी लिया है इसीलिए को बी की इक्वल कर दिया है। तो कंपोजिशन के लिए आप समझिएगा, मान लीजिए आपको CSIR में आ गया अभी एग्ज़ाम में कि कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड है और उसने मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो पूछ ले कि ये कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या फिर नॉट एग्जिस्टेंस रहेगी, तो यही कंडीशन देख के हमारा काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको समझते हैं कि इसमें है कि नहीं है या फिर है तो क्यों है। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, एफ डिफाइंड है आर टू आर पॉजिटिव में, एच एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स एंड जी हमारा डिफाइंड है जी आर टू आर एच जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने भी कंडीशन देखी कि हमारी जो फर्स्ट फंक्शन का रेंज है आर पॉजिटिव वह सबसेट है आर का, क्योंकि आप जानते हैं आर पॉजिटिव सबसेट हो जाता है रियल नंबर का। देयरफॉर गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इसलिए हमारा गॉफ जो है यहाँ से यहाँ डिफाइन हो जाएगा ए टू सी में। एंड हैंस गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसको इस तरह लिखते हैं हम। आप लोग जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो इसलिए भूलने की बीमारी दूर करिए और ये हम इस तरह इसको लिखते हैं। दूसरी बातें हमने एक यहाँ पे थ्योरम दी हुई है, मान लीजिए हमारा फंक्शन एफ ए टू बी में है एंड जी बी टू सी में है। देन फर्स्ट इफ हमारा गॉफ जो है 1 1 होगा, मतलब हमारा कंपोजिशन फंक्शन 1 1 होगा, देन एफ इज सेट टू बी 1 1। ओके, मतलब हमारा गॉफ 1 1 है तो एफ 1 1 होगा। और सेकेंड है अगर हमारा गॉफ इज ऑन टू है देन जी इज ऑन टू होगा। जी ऑन टू फंक्शन यहाँ पे एफ 1 1 बन रहा है। ओके, ये अच्छी डिफिनीसन है, इसको इम्पोर्टेंट डिफिनीसन हम लोग याद कर सकते हैं कि किसी भी पूछी जा सकती है PGT या TGT या फिर CSIR में, तो अक्सर इसका ज्योमेट्री आएगा। और ये अक्सर थ्योरम है एक, क्योंकि लेट एफ एक्स टू वाई एंड वी एनी फंक्शन
देन दिस, मान लीजिए हमने हमें दो सेट दिया गया है, उसका हमने यूनियन ले लिया, यूनियन लेके उसका इमेज निकाली, तो यह इक्वल होगा। हम सेपरेट सेपरेट उसका इमेज लें और उसको यूनियन लें तो उसकी भी ये इक्वल रहेगा हमारा। दूसरा इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उसके सेपरेट सेपरेट इंटरसेक्शन की इक्वल होगा। अगर मान लीजिए इन्वर्स डिफाइन है तो वो भी सेपरेट इक्वल होगा, और इंटरसेक्शन है तो भी सेपरेट इक्वल होगा। where a1 into r is subset of x and b1 b2 are subset of the b। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसका हम प्रूफ भी करवा देंगे कि कैसे इसकी यूनियन की इक्वल हो रहा है, कैसे इसके इंटरसेक्शन हो रहा है, कैसे इन्वर्स कर रहा है। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम इसका प्रोवाइड कराएंगे। वैसे इजी है, आप लोग करिएगा तो ज़्यादा जो है टफ नहीं पड़ेगा। ओके, हम लोग अब वो बात करते हैं। अभी तक हमने देखा फंक्शन और जो है उसके बाद 1 1 ऑन 2, उसके बाद कंपोजिशन मैपिंग, उसके बाद कुछ उसकी प्रॉपर्टियाँ देखी, कंडीशन देखा। अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट की। लोग जानते हैं कि ये इसको हर टाइम पे यूज करते रहते हैं टीचर लोग, प्रोफेसर लोग, कि व्हाट इज अ इक्विवेलेंट सेट्स। उनको क्या वो बोल देंगे कि आपको पढ़िए कहीं स्टैंडर्ड बुक से, लेकिन अक्सर यह है वो इधर टाइम पास हो जाते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं, और इक्विवेलेंट के मीनिंग भी नहीं समझ पाते हैं क्या होती है। तो ये इक्विवेलेंट सेट है। मान लीजिए मेरे पास 2 सेट ए एंड बी है, आर सेट 2 बी है इक्विवेलेंट सेट। 2 सेट इक्विवेलेंट के लिए जान लीजिए कि 2 सेट की तो आवश्यकता होगी। मतलब मान लीजिए कोई चीज़ है, वो इक्विवेलेंट कब होता है, उसकी आप जब टोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसकी ज्योमेट्री का आप स्टडी करते हैं। याद होगा आपको कि टोपोलॉजी क्या कहती है कि मतलब वह एक ही सामान से कितने प्रकार के सामान बनाए जा सकते हैं, मतलब उसकी ज्योमेट्री को चेक करते हैं हम लोग टोपोलॉजी में। तो ये इक्विवेलेंट सेट है। क्या कहता है कि 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ़ ए एंड बी कैन बी पुट 1 1 करस्पॉन्डेशन, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट अ 1 1 ऑन 2 फंक्शन। मतलब 2 सेट हमारा इक्विवेलेंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट करेगा 1 1 और ऑन 2 फंक्शन, और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एक कोई भी 2 सेट हो जाए अलग अलग, मान लीजिए एलिमेंट का है, अगर उनके बीच में 1 ऑन 2 एग्जिस्ट कर जाता है तो वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। जैसे ये देखिए कि आपका सिंबल है, सेट है 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी, एंड बी इज द इक्वल टू नेचुरल नंबर, देन एफ n to a defined by fn is equal to 2n for all n in n, clearly f is 1 1 n on 2। ये 1 1 है और on 2 है। कैसे है आपको इधर देखना पड़ेगा। हम उन्होंने प्रूफ किए हैं। उन्होंने के लिए हमने क्या कहा था कि फॉर ईच एलिमेंट हैव अ डिस्टेंस हैव अ डिस्टेंस इमेजेस। तो लेट हमने 2 एलिमेंट ले लिया x1 x2 ई नेचुरल नंबर, देन हमने इसके फंक्शन को इक्वल किया एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। उसके बाद ये क्या अप्लाई किया, इसका इमेज किस पे आपको रहा 2x पे, तो 2x1 देगा, ये 2x2 देगा। यहाँ से क्या जाए 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, मतलब हमारा सेम एलिमेंट बन रहा है, इसीलिए ये जो है 1 1 तो हो गया। अब ऑन 2 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑल, इसकी वही डिफिनीसन है जो यहाँ डिफिनीसन है कि फॉर ऑल वाई इन ए, मतलब रेंज में, सच दैट क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x, तो यहाँ x क्या आ जाएगा y/2। तो आप देख रहे हैं कि y के सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास मतलब x के सभी एलिमेंट के लिए y एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस हमारा f जो है वह ऑन 2 है। तो इसीलिए तो आप लोगों ने इक्विवेलेंट सेट भी सीख लिया, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट मिलेगा। ठीक, तो फाइनाइट सेट आप लोग जानते होंगे क्या होता है कि अक्सर डिफिनेशन तो ये बताते हैं कि फाइनाइट सेट है फाइनाइट एलिमेंट, लेकिन
जब आप हायर में पहुँचेंगे तो आपको ये डिफिनीसन नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके साथ में इसका डिटेल दिया जाएगा। जैसे कि ए सेट विच इज़ एम्प्टी और हैज ए वन वन करस्पॉन्डेशन। लीजिए हमारा कोई सेट है, वो नॉन एम्प्टी हो या फिर एम्प्टी हो, या फिर उसका वन वन करस्पॉन्डेशन हो विद ए नेचुरल नंबर के साथ में। ओके, वन वन करस्पॉन्डेशन हो विद ए नेचुरल नंबर साथ में, देन इज सेट टू बी ए फाइनाइट सेट। मतलब आप कोई भी सेट लीजिए, अगर वन वन करस्पॉन्डेशन रख रहा है हमारा नेचुरल नंबर साथ में, तो वह फाइनाइट होगा ही होगा। जैसे 2 4 6 ये नेचुरल नंबर साथ में रखेगा करस्पॉन्डेशन, बी भी रखेगा 2 4 6 8, सी भी रखेगा आपका 1 2 3 4 5। तो ये जो है आपके फाइनाइट सेट हुए। अभी हम सेट की बात कर रहे हैं, कोई जो है फाइनाइट अनफाइनाइट, मतलब हमने रियल में बात कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डिफिनेशन हमारी इनफाइनाइट सेट क्या कहती है कि सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट। कोई सेट हमारा इनफाइनाइट कहलाएगा इफ़ देयर इज नो एलिमेंट इन नेचुरल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इट्स कार्डिनलिटी। ए सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट इफ देयर इज नो एलिमेंट इन नेचुरल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इट्स कार्डिनलिटी। मतलब नेचुरल नंबर के ऐसा कोई सेट हो जो कोई नेचुरल नंबर कार्डिनलिटी को जो है डिफाइन ही ना कर पाए, तो हम उस सेट को जो है इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे हमारा 8 1 2 3 अप टू डॉट इनफाइनाइट तक है, बी हमारा 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट है। तो ये हमारे क्या होंगे, क्योंकि आप जब मैप कराएंगे 1 1 तो 1 1 करस्पॉन्डेशन नेचुरल नंबर साथ में बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाता है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमने डिफिनीसन अलग अलग हमारी हो गई है, और ये सिस्टमेटिक डिफिनीसन है आपकी, और ये आपकी स्टैंडर्ड बुक या फिर हमने इसको तो पिकअप किया था सॉम सीरीज से, जो कि वहाँ दी गई थी ये। अब वो एक टर्म आया था कार्डिनलिटी, हम लोग कार्डिनलिटी जान लेते हैं। कार्डिनलिटी होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट, द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ओके, मतलब कोई सेट है, उस सेट में जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, कोई फैमिली में दो उसके घर में आदमी हैं, 4 हैं 6 हैं 10 हैं 12 हैं, तो वो जो है उसकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उस फैमिली को। ओके, तो ये इस तरह समझ सकिए कि हमारा सेट जो है कोई फैमिली का कलेक्शन है। तो इसके हमने कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि फॉर इनफाइनाइट सेट तो आप जानिए क्या होता है। ये सेट विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इट्स कार्डिनलिटी, मतलब कि ए सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट इफ देयर इज नो एलिमेंट इन नेचुरल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इट्स कार्डिनलिटी। तो इनफाइनाइट सेट क्या हुआ, नाउ इनफाइनाइट सेट न्यू सिंबल वर डेवलप्ड टू डिनोट दियर कार्डिनलिटी। जो है इनफाइनाइट सेट न्यू सिंबल डिनोट किया गया ऐसे सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करने के लिए, और जिसे हम लोग नाम देते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर। हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं जिसकी कार्डिनलिटी हम नेचुरल नंबर से डिनोट नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, और उसकी कार्डिनलिटी को जो डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट। जैसे हमारा नेचुरल नंबर कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट होती है, और आपकी क्लोज इंटरवल की कार्डिनलिटी ए बी की सी होती है, और दूसरी बताएं आपको तो सी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हम क्या होता है हमारा एलिफ नॉट सी, फिलहाल अभी ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन इतना आप समझिए कि जो हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं जिनको हम 1 1 से मैप नहीं करा पाते हैं, उनकी हम इनफाइनाइट बोलते हैं, और उसी कार्डिनलिटी को जो है हमने न्यू डेवलप किया उसको ट्रांसफाइनाइट नंबर कहते हैं। जैसे और एक ख़ास बात, अगर हमारा कोई सेट इक्विवेलेंट हो, 2 सेट हमारा इक्विवेलेंट हो रहा है, तो उसकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी। ये लाजवाब बात है, अगर कोई इक्विवेलेंट हो गया तो उसकी कार्डिनलिटी जो है सेम हो जाती है।
ठीक है, हम लोग एक और देखते हैं। तो हमारे पास ये जो है अब नेक्स्ट डिफिनेशन आती है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट जो है एक इनफाइनाइट सेट इज सेट टू बी अ काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज एन इक्विवेलेंट टू ए नेचुरल नंबर। मतलब हमारा एक इनफाइनाइट सेट है, वह काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाता है अगर वह इक्विवेलेंट हो जाए नेचुरल नंबर के। जैसे हमारा नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे हमारे जो है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं। दूसरी बात यह है कि व्हाट इज अ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। व्हाट इज अ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल इनफाइनाइट आपको आया कि ए इनफाइनाइट सेट इज सेट टू बी अ काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज इक्विवेलेंट टू ए नेचुरल नंबर। जैसे इंटीजर और जेड, ये सब हमारे जो हैं काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। दूसरी बात आ गई कि व्हाट इज अ काउंटेबल सेट। फिर तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा था, इनफाइनाइट सेट सीखा था। तो काउंटेबल सेट होता है इस सेट विच इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट इज कॉल्ड अ काउंटेबल सेट। मतलब हमारा कोई सेट है, वह जो है कहलाता है इस सेट विच इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट इज कॉल्ड अ काउंटेबल सेट। काउंटेबल डिफिनीशन क्या हुई, इस सेट विच इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट इज कॉल्ड ए काउंटेबल सेट। जैसे ये 2 4 6 B Z C 5 are all the countable set. Uncountable which is not countable is called a uncountable set. यहाँ पे ये डिफिनेशन मत दे दीजिएगा कि आपसे कोई पूछे काउंटेबल सेट क्या है तो बोल दीजिए कि ये सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल। काउंटेबल पूछे बाद आप लोग बोल दीजिए कि ये सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन मत करिएगा, एक की डिफिनेशन आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे इसकी चाहे इसकी। ओके, तो जो हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल की इन सारी बातें कर रहे हैं, तो अगर कैंटर थ्योरम को छोड़ देंगे तो ये जो है गलत होगा। तो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट इज अ कैंटर थ्योरम। कैंटर थ्योरम कहती है कि कोई सेट लीजिए और उसका जो है पावर सेट ले लीजिए, तो उनके बीच आप जो है कभी भी ऑनटू मैप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये हमारी कहती है कैंटर थ्योरम। कहती है कि फॉर एनी सेट विच इज़ नॉन एम्प्टी टू इट्स पावर सेट, ठीक, any set which is non-empty to its power set onto map cannot be defined. Hence fa to pa cannot be defined onto map. ये छोटी सी इसकी हेडलाइन है, सॉरी स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमें ना मालूम होने की वजह से हम लोग चूक जाते हैं। तो ये हो गई थ्योरम कि ए सेट काउंटेबली इनफाइनाइट, कोई सेट जो होगा वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा इफ़ ओनली इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब ए सेट काउंटेबली इनफाइनाइट इफ ओनली इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंस एलिमेंट। ओके, ये हमारी थ्योरम हुई। ठीक है, तो इसकी क्लोरीक देखते हैं कि एवरी सबसेट टू ए काउंटेबल इट्स काउंटेबल। मतलब आपका काउंटेबल कोई सेट है, जैसे नेचुरल नंबर, तो इसका कोई सबसेट लीजिए वो हमेशा काउंटेबल होगा। मतलब काउंटेबल का छोटा काउंटेबल होता है। थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम इससे आर इज अनकाउंटेबल, बट आर अनकाउंटेबल होगा। थ्योरम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये तो आप लोग जानते होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट लीजिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लीजिए, वह भी काउंटेबल होगा। जैसे
ये दोनों नेचुरल नंबर आप काउंटेबल हैं, इनका हमने कार्टेशियन लिया, काउंटेबल बना। नेचुरल नंबर इंटीजर ये भी काउंटेबल हैं, फिर काउंटेबल है, काउंटेबल आया, काउंटेबल काउंटेबल काउंटेबल। लेकिन रेशनल नंबर आप लोग बताइए रेशनल नंबर काउंटेबल है कि नहीं है, सोच के बताइएगा, कमेंट करिएगा। काउंटेबल नंबर जो है रेशनल नंबर जो होता है काउंटेबल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि रेशनल नंबर जो है काउंटेबल होता है। तो ये हमने देखा कैंटर थ्योरम और कुछ थ्योरम और कोलरी देखी। लोग आगे देखेंगे कि यहाँ हमारे लोग आगे जो है बाउंडेड सेट और जो है कुछ सीरीज सीक्वेंस इन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये लेंदी हो गया है, लमसम 1 घंटे का बन गया है। तो हम इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट में देखेंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोग ऐसे ही देखने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी जो है जानकारियाँ मिलती रहेंगी हायर मैथमेटिक्स की। बाय।